हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सक्सेस वाले सेशन के अंदर। मेहनत तो हर एक इंसान करता है, बट वो मेहनत रंग कितने टाइम में लाती है ये तो वक्त बताता है और हमारी मेहनत का तरीका बताता है। तो आज यहाँ पे आपके साथ में एक स्टूडेंट होने वाले हैं। अभी आपने देखा कि सीएचएसएल का रिजल्ट आया है। इससे पहले जब सीजीएल का रिजल्ट आया था तब भी हम लोगों ने कनेक्ट किया था। उससे पहले जीडी का रिजल्ट आया था तब भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में कनेक्ट किया था। नाउ इट्स अ टाइम फॉर सीएचएसएल। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे, देखते हैं स्टूडेंट की क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे उनसे ही सुनेंगे। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, सारा का सारा जो भी कुछ बताना है यहाँ पर इनके द्वारा ही बताया जाएगा। तो चलिए एक बार इंट्रोड्यूस कराते हैं। सूरज, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और हम लोग के साथ में आप कनेक्ट हो रहे हो। पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। मैम, मेरा नाम है सूरज कुमार और मैं बिहार से पटना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैं पहले इंडियन नेवी में था और अभी मैं 3.5 साल से पहले मतलब रिटायर हो चुका हूँ। और मैं 3.5 साल से एसएससी और सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की तैयारी में करता था। और मैम, डेली मैं करंट अफेयर्स आपके यूट्यूब से देखता था जो 7 बजे होता था, और 11 बजे जो आप टॉपिक वाइज स्टैटिक जी के पढ़ाती थी जी। वो क्लास भी मैं रेगुलर करता था और उसके नोट्स भी बनाता था। और बाद में जब मैं शाम के टाइम पे मैं रिवीजन भी करता था ताकि वो मुझे ज्यादा डीपली वो अंडरस्टैंड हो और याद रहे। तो और करेक्ट। उसके और मैथ मैं सर से पढ़ा हूँ, आदित्य रंजन सर से मैथ, जो हम्म। अच्छा चलो, 12th मैथ्स वाइज की तो बात अभी हम लोग बाद में करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपकी रैंक क्या रही है, पहले आप वो थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। मैम, मेरी रैंक है 3269, जो ईएसएन से हूँ मैं। ओके। अच्छा, अब देखो होता क्या है ना, जैसे कि जब लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी करने के लिए सबसे पहला जो हर्डल आता है वो है टाइम मैनेजमेंट का। तो जैसे कि यहाँ पे सर ने बोला कि इंडियन नेवी के साथ में भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज्यादा जरूरी है। अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैम, डिसिप्लिन हम लोगों को बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। मतलब इंडियन नेवी में रहने की वजह से मुझे टाइम पर पंक्चुअल होना बहुत ही सिखाया जाता है। किसी भी मतलब अगर आपका कहीं जाना हो तो हमें वहाँ पहले ही पहुंचना पड़ता है, टाइम से पहले ही पहुंचना पड़ता है। तो टाइम को मतलब वहाँ पे ज्यादा पंक्चुअलिटी होती है। और सीनियर्स का जो बात होती है, मतलब जो सीनियर, जैसे आप भी अभी हमारे लिए तो सीनियर टीचर्स ही हो गए, उनके बातों को ओबे करना, जो वो पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उनको फॉलो करना है। बिकॉज अगर आप सेना में हैं और ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो फिर आपका डिसिप्लिन डिसओबे करने की वजह से आप पे अ, अ, आप बहुत मतलब डिसिप्लिन ओबे करना बहुत जरूरी होता है वहाँ पे। और इसीलिए फौज को जाना जाता है, डिसिप्लिन की वजह से ही जाना जाता है। सख्त डिसिप्लिन जी। फौजियों के सिखाया जाता है मैम। एग्जैक्टली तो पहली चीज तो देखो, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा यूजुअली जो बच्चों का सवाल आता है वो ये आता है कि देखो 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब 4 सब्जेक्ट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? जैसे कि सपोज करो मैं हूँ, मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है, मुझे अभी कुछ भी नहीं आता। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें कि हम मैथ्स को कितना टाइम दें, इंग्लिश को कितना टाइम दें, जीएस को कितना टाइम दें, तो ये टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका बी पोर्शन क्या क्या है वो पहले आप जान जाइए। कि आपका पहले एक दो मतलब मॉक देने के बाद पता चल जाता है कि आप कहाँ पे कमजोर हैं। राइट। रेगुलर तो मैं क्लास करता ही था सभी टीचर से, पर मुझे जिस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा फील हुआ कि मैं कमजोर हूँ तो उस सब्जेक्ट को मैंने ज्यादा टाइम दिया। अ, जैसे मैथ मेरा मतलब शुरू में ठीक ठाक हम्म। था। मैथ और रीजनिंग मेरा और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट मेरा अच्छा रहा। बट जीके मेरा बहुत ही खराब था। मतलब मैं जीके में मुझे बिल्कुल बहुत डर लगता था। जीके क्वेश्चन देखने के बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबके साथ में यही प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या बिगाड़ा है जीके जीएस ने? जीके जीएस मैम याद होता नहीं है हम लोगों हाँ। को। ओके। क्योंकि आफ्टर मतलब रिटायरमेंट 15 इयर्स हम लोग को याद करने में बहुत ज्यादा बार मतलब उस चीज को पढ़ना पड़ता है। हम्म। उसको रिटेन करने के लिए मतलब अ, 2 या 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसको गो थ्रू जाना ही जाना है। और जब तक आप मतलब उसको 2-3 बार नहीं पढ़िएगा तो आपको याद होगा नहीं। अब अभी जीके जीएस पर मतलब अच्छा कमांड करने के बाद ही आपका ये सब में सीजीएल और सीएचएसएल वगैरह में रिजल्ट आता है। क्योंकि
मैक्सिमम लोग मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में नंबर अच्छा लेके आ जाते हैं, मगर जीके जीएस में कम नंबर आने की वजह से वो मेरिट से आउट हो जाते हैं। मेरा एग्जैक्टली। पिछली बार मेरा पिछली बार सीजीएल में मतलब नंबर थोड़े से नंबर से मेरा पिछले साल सीजीएल में नहीं हो पाया था, बिकॉज मेरा जीके जीएस बहुत ही खराब था। तो फिर मैंने सोच लिया था कि जीके जीएस में कंटिन्यू मतलब करता ही रहूंगा। इससे मैं शुरू में करता था, बट रिवीजन उतना नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं मैथ और जीके इंग्लिश ये सबको ज्यादा टाइम देता था और सोचता था कि जीके कैसे भी हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। जीके ऐसे आपको रेगुलर उसको पढ़ना पड़ता है, तब करेक्ट। जाकर होता है। तो मैंने रोज उस कई बार ये चीज बच्चों के साथ में शेयर भी की है। मैं उनको हमेशा यही पॉइंट बोलती हूँ कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक है, आपको वहीं से शुरुआत करनी है। आपको लगेगा कि आपको ये वाला सेगमेंट आता है तो चलो मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, बट इसके चक्कर में क्या होता है ना, जो आपका वीक पॉइंट है वो वीक ही रह जाता है, हम उसके ऊपर यस, काम कर ही नहीं पाते हैं। और अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग करके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, भूल जाइए आप इस चीज को। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल जो एज अ स्टूडेंट बच्चे सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में चल रहा होगा कि बुक से स्टडी करना ज्यादा अच्छा रहता है या फिर खुद के नोट्स बना के स्टडी करना ज्यादा बेहतर रहता है। एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं मेरे घर के आसपास लाइब्रेरी है नहीं। तो क्या घर पे बैठ के पढ़ने से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है? मैम सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बिना नोट्स बनाए हुए तो बिल्कुल ही नहीं है कि आप रिजल्ट लेके आ पाइएगा, क्योंकि बुक्स में तो पूरा डिटेल में रहता है। अगर जो नोट्स होते हैं, जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं, और एग्जाम देने के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पीवाईक्यू वगैरह करने से पता चल जाता हम्म। है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग नोट्स बना के मतलब उसको बार बार रिवीजन करके ज्यादा रिटेन कर सकते हैं और ज्यादा नंबर्स जीके और जीएस में ला सकते हैं। पीवाईक्यू हो गया, और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग कराते हैं मैम, उन लोगों देखो, को सबसे उन ज्यादा चीजों को जरूरी पढ़ने होता है की। कि पीवाईक्यू एटलीस्ट 2 साल का आपने पढ़ा हो, इतना सफिशिएंट होता है। और आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हो, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो ये तो दो चीजें हो गई, बट अब मेरा अगले वाला सवाल पे अब मैं चाहूंगी कि आप उसका थोड़ा सा आंसर करें कि घर का एटमॉस्फेयर ज्यादा बेहतर रहता है या फिर लाइब्रेरीज, जो आजकल बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो क्या चीज ज्यादा बेटर है? मैम मेरे साथ क्या सिचुएशन है कि मतलब घर पे मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा भी है और वो बहुत परेशान करने लगता है, आकर डिस्टर्ब करने नहीं, लगता है। ये तो तो केस ही अलग है, फिर ये तो केस ही अलग है, इसमें हाँ, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ, बट फिर भी नॉर्मली हाँ, अगर हम देखें तो यही होता है बच्चों का, अरे मैम हम लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, सुबह हम लाइब्रेरी के बाहर खड़े रहते हैं, फिर लगता है कि अब कैसे हो पाएगा, क्लास छूट जाता है। तो देखो मेरा क्या थॉट है, मेरा थॉट ये है कि आप जहां पर हो, जिस कंडीशन में हो, आप वहां पे आराम से पढ़ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको किसी दूसरी जगह पे भाग के जाना है कि अच्छा वहां लाइब्रेरी है। तुम्हारा आने जाने का टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। तो हाँ अगर मैम। आप अपने घर के अंदर अच्छी कंडीशन, अच्छे एनवायरनमेंट में अगर आप रह के पढ़ सकते हो, तो वो चीज आपके लिए बेस्ट होती है। अच्छा, अब यस मेरा मैम। अगला सवाल, मैथ्स और रीजनिंग, है ना, ये दो यस ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा थॉटफुल होता है, मतलब आपको दिमाग बहुत तेजी से चलाना पड़ता है। अब तो 15 मिनट्स वाला वो सेक्शनल टाइमिंग भी आ गई है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, मतलब बच्चा जब इसको सॉल्व करना चाहेगा तो क्या वो 15 मिनट में उस चीज को सॉल्व कर पाएगा? उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो अभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स लगे हैं उसके लिए? मैम, मैथ और रीजनिंग में 15-15 मिनट में बनाना शायद बहुत ही मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए। कम से कम हम्म। इसमें इसमें कम से कम 20 मिनट्स तो होना ही चाहिए था, बट 15 मिनट में अगर अगर मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करने जाए तो रीजनिंग तो चलो सॉल्व हो भी सकता है, मगर मैथ तो जिस तरह से सीजीएल में या सीएचएसएल में पूछा जाता है, उस हिसाब से मैथ 15 मिनट में होगा ही नहीं मैम। तो अगर अच्छा, तो इसके फिर भी, लिए, सॉरी हाँ टू इसके लिए, इंटरप्ट, अगर मैं जैसे कहूँ कि मैथ्स आप कह रहे हो कि नहीं होगा, तो मैथ्स के अच्छा वो कौन कौन से टॉपिक्स रखने चाहिए जो सबसे ज्यादा हमें उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए? टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं? मैम अर्थमेटिक का जो भी मतलब अर्थमेटिक हो गया, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके हम्म। बाद पार्टनरशिप से क्वेश्चन वगैरह आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, इन सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, और ये ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, तो इनको जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरा अर्थमेटिक थोड़ा स्ट्रांग है मैम, इसलिए मैं अर्थमेटिक पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। और जो एडवांस मैथ है वो थोड़ा सा मेरा वीक पड़ता है। तो
इसकी बारे में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। एडवांस मैथ थोड़ा सा वीक है मेरा, तो अच्छा। उसमें भी हम्म। और आप रीजनिंग के लिए मैम कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट सफिशिएंट होता है। और उसमें इजिली आप मतलब रोज रोज रीजनिंग का मतलब लेक्चर सुनते सुनते आपको इतना इजी हो जाता है कि आप आराम से बना सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैम। मैथ में थोड़ा दिक्कत है, रीजनिंग में कोई दिक्कत देखो जीके जीएस में और इंग्लिश में तो वैसे भी आपको कोई इशू आने वाला है नहीं, क्योंकि ये ऐसी नहीं चीजें है, हैं, आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ नहीं बट कर हाँ, सकते। मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा सा अगर आप स्पीड को मेंटेन कर लो विद एक्यूरेसी, तो आपके आंसर्स इजिली बन सकते हैं। तो देखो, ये हम लोग बात कर रहे हैं जो भी फाइनल वाला रिजल्ट आया उसके बारे में, और आपको मालूम है अभी सीएचएसएल होना है, सीजीएल होना है, अभी आगे एमटीएस भी आएगा, जीडी भी आएगा, सीपीओ भी आएगा, बहुत सारे एग्जाम्स आगे लगे हुए हैं। तो मैं सूरज से जानना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो एग्जाम बहुत ज्यादा डिले होता जा रहा है, तो एक मेंटल प्रेशर भी फील होने लगता है कि यार पता नहीं पेपर कब होगा। तो आपकी तरफ से क्या उन लोगों के लिए मैसेज है? मैम जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि सीजीएल का मतलब बहुत दिन से मैं वेट कर रहा हूँ कि कब उसका नोटिफिकेशन आएगा। बहुत बेसब्री से मैं इंतजार भी कर रहा हूँ, बट इतना दिन से नोटिफिकेशन नहीं आने की वजह से बच्चों के मन में घबराहट एक रहती है कि कब होगा एग्जाम, जिस वजह से उनके पढ़ाई पे भी बहुत असर करता है। हम्म। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दीजिए, और आप इस पर ध्यान दीजिए कि आपकी जो तैयारी है उस पर ज्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम तो अभी 10 दिन या 15 दिन के बाद हो ही जाएगा, या फिर सही। कुछ कुछ महीनों के बाद एग्जाम तो होना ही है। वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, मगर आप अपनी तैयारी को और ज्यादा शार्प कीजिए, जिससे और ज्यादा मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाए। तो एग्जैक्टली। ध्यानपूर्वक अभी आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उनको रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए अभी मैम। बिल्कुल सही बात है। तो मैं भी आपको यही बात बोलती हूँ, जैसे कि सूरज भी कह रहे हैं कि अभी आपके पास में जो टाइम आपको मिल रहा है ना, ये आपके लिए काउंटडाउन है। तो इस काउंटडाउन को बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपना रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा रीड करोगे, उतना ज्यादा ही आप रिटेन कर पाओगे। आपको अगर लग रहा है कि पता नहीं पेपर कब होगा, आप सारा टाइम उसी में वेस्ट किए दे रहे हो। आप टाइम आपको मिल रहा है, आप उसको यूटिलाइज करो ना। कम से कम जब पेपर होगा तो पहले अटेम्प्ट में आप पेपर तो क्रैक कर पाओगे। तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। सब्जेक्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स को कैसे हम वेल प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए क्या मैसेज होगा आपका? अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उसके लिए स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहोगे? मैम 4 सब्जेक्ट में अगर आपकी जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, और जो आपका सब्जेक्ट नॉर्मल है वो आप रिवीजन करते रहिए। और डेली मॉक मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मॉक के सिलेक्शन अभी संभव नहीं है। हो सके तो आप अभी से ही 2-2 मॉक मारते रहिए, और उसका एनालिसिस पूरी अच्छी तरीके से कीजिए। और जो मॉक में आपको नहीं आ रहा है उसको एक अलग से एक नोटबुक में लिख लीजिए, और बाद में फिर उसी को एग्जाम से पहले उसी को गो थ्रू कीजिए, क्योंकि जहाँ पे हम लोग अटक जाते हैं वही टाइम का बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है अभी। तो हमें अटकना कहीं नहीं है। और इसके लिए हमें अभी अपना मतलब जो अपना अपना नोट्स है उसको रिवीजन करना है, और जो भी जहां भी आप डाउट होता है आप हम्म। वो वीडियो देख लीजिए, और वीडियो देख के और अपना छोटा सा एक नोट्स बनाइए, ताकि उसको आप इजीली अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके, और टाइम को आप अच्छा मतलब बचा सके एग्जाम में, क्योंकि सारा खेल अभी टाइम का ही है। आपका बिल्कुल सही बात। नॉलेज कितना भी हो, मगर आप अगर 15 मिनट में क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किसी काम का नहीं है आपका नॉलेज। एग्जैक्टली अगर आप टाइम के स्लॉट के अंदर अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप जीरो ही माने जाओगे, भले ही आप लाइफ में कितने बड़े भी हीरो क्यों ना हो। सिंपल सी बात है ये। तो देखो, मॉक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक पे आपको काफी सारे मॉक मिल जाते हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हो। आपके क्लासेस भी होते हैं 11 बजे, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, आप उसको भी देख सकते हो। बाकी आपके पास में जो अच्छी किताब आप प्रेफर करते हो, आप उस किताब को भी प्रेफर कर सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें पेपर को क्रैक करना है, हमें उसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी है। कई बच्चे होते हैं कि टॉपिक के ऊपर पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहेंगे, क्या क्या ढूंढते रहेंगे। अरे हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमारे पास में बिल्स वो कंटेंट होना चाहिए जो हमें पेपर क्रैक करा के देगा। दैट्स इट। ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने आपके साथ में आज सूरज का आपके साथ में जो इंटरव्यू है वो शेयर हो रहा है। एक और स्टूडेंट का इंटरव्यू जो है वो भी आपके साथ में शेयर होगा बहुत जल्द। बट सूरज को हम लोग कहेंगे थैंक यू सो मच कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त आप सबके साथ में शेयर किया है। तो सूरज, और कोई मैसेज जो आप देना चाहोगे सभी को? लास्ट मैसेज, गुड लक वाला मैसेज। मैं
अपने सभी दोस्तों को बोलना चाहूंगा कि आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही एक विकल्प है आपके सक्सेस का। मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। अगर आप अपने आप पर विश्वास रखिएगा तो एक दिन कामयाबी आपके पास जरूर चल कर आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसी के साथ में हम लोग कंक्लूड करेंगे इस सेशन को। थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया। अपने दोस्तों के साथ में भी इस इंटरव्यू को ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि जो लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, उसमें वो कैसे बेहतर बन सकते हैं, वो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन। मिलेंगे आपसे बाकी सेशंस के अंदर। बाकी आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपके लिए वीडियोज़ आते हैं, प्रॉपर्ली उनको देखिए, ताकि आप कोई भी क्लास स्किप ना कर पाओ। अपना शेड्यूल ऐसा बनाओ कि अगर कोई क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, आपको मैथ्स को भी टाइम देना है, रीजनिंग को भी टाइम देना है, तो आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि अगर आप यूट्यूब से कोई लेक्चर कर रहे हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट बुक पे हो, चाहे वो आपका एसएससी टेक्स्ट बुक पे हो, आप उसी टाइम पे उस लेक्चर को खत्म करिए। आप बाद में देखने जाओगे, आपका 1 घंटे की जगह पे 1.5 घंटे का समय चला जाएगा। ये रियलिटी है। इसीलिए मैंने सारी चीजें आज सूरज से ही बोली है, वही आपको कन्वे करेंगे। मैं तो बोलूंगी तो तुम लोग मानते नहीं हो, तो इट्स बेटर कि आज इन्होंने सारी बातें बोली। ओके, थैंक यू सो मच सूरज फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच गाइस सेशन को यहाँ पे देखने के लिए। बाकी मिलेंगे आपसे सुबह 7 बजे के क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।